हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में लीसेंट प्लस घटना चक्र को पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड पॉलिटी इन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की आकृति है। तो हमारे भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। भारत में जो सूर्यास्त है वह सबसे बाद में होता है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी घाट को कहा जाता है। तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो भारत में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक राज्यों को छूने वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कितने राज्यों को छूता है, जो 8 राज्यों को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्यों के नाम है। पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। ये 8 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल नगरों की संख्या। भारत में कुल नगरों की संख्या है 516। अगला प्रश्न है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है। तो देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई है 48.65 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में पर्वत, पठार एवं मैदान का प्रतिशत कितना है। भारत में पर्वतों का प्रतिशत है 29.3%। पठारों का है 27.7% एवं मैदानों का प्रतिशत है 43%। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या फिर गाडविन ऑस्टिन, जो किस श्रेणी पे, जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। तो एवरेस्ट जो है वह हिमाद्री पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। अगला प्रश्न है, जेलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित हैं। तो जेलेपला और नाथुला दर्रा है यह सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वुर्जिला एवं जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित हैं। वुर्जिला और जोजिला दर्रा जो है कश्मीर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सिपकीला और बारालाचा दर्रा कहाँ अवस्थित हैं। सिपकीला और बारालाचा जो दर्रा है वह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय है। तो हिमालय नवीन बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत, जो राजस्थान से दिल्ली तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो कहाँ स्थित है, जो माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला प्रश्न है, सह्याद्री स्थित है। सह्याद्री है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को चीन में कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्यूमोलांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुंबई को नासिक से
जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है थाल घाट। अगला प्रश्न है भोरघाट दर्रा जोड़ता है। जो भोरघाट दर्रा है यह आपके मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला प्रश्न है पालवाड़ दर्रा जोड़ता है। पालवाड़ जो दर्रा है वह तमिलनाडु एवं केरल को जोड़ता है। अगला प्रश्न है नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची श्रेणी है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वेरन, जो कहाँ स्थित है? अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में मानसून का आगमन होता है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह या फिर 1 से 5 जून तक होता है। कहाँ? तो केरल में। अगला प्रश्न है जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक मात्रा में तथा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी भी है। अगला प्रश्न है नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है इसे खादर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे वांगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो काली मिट्टी है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का अन्य नाम है। काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगुड़ मिट्टी या फिर लावा मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या लावा मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है या फिर रेगुड़ मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र तो महाराष्ट्र में है। यानी कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वोत्तम क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ से आपके साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। अगला प्रश्न है विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने तथा विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन सी। ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है शरीर में जल का भार होता है। तो शरीर में जल का भार होता है 65 से 80% तक। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगला प्रश्न है हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है फ्लूओरीन होता है। अगला प्रश्न है अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अस्थियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम तथा फास्फोरस सहायक होता है। अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है लोहा। अगला प्रश्न है लोहा की कमी से होने वाला रोग है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जिसे हम अरक्तता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग हो जाता है जिसे घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग
तो है गाइटर। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए के स्रोत हैं अंडा, गाजर और दूध। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो है रतौंधी रोग है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक जो रोग है वह विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो खमीर, मांस, अंडा, ये विटामिन बी के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आंवला, नींबू, संतरा, ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन बी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है रिकेट्स या सूखा रोग नामक बीमारी होती है। जो रिकेट्स है, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी आती है तथा मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है रक्त थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वह विलियम हार्वे ने 1928 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है, तो यह विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन या धड़कन गति होती है, तो है 72 बार प्रति मिनट होती है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है, मनुष्य एक दिन में 2200 बार श्वसन करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है, तो मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। अगला प्रश्न है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है, तो है फाइब्रोनोजिन होता है या फिर विटामिन के होता है। अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण या आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण या फिर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फोनोड, यकृत एवं प्लीहा में होता है। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण या ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। अगला प्रश्न है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला प्रश्न है डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण और आरबीसी का विनाश प्लीहा या स्प्लीन में होता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज की थी, तो लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी।
अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है, तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। यहाँ से आपके हिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है आग का आविष्कार हुआ था, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था, कृषि तथा पहिए का जो आविष्कार है वह नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जॉन लुवाक ने नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है चाक का आविष्कार हुआ था, चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है, तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता थी तो है आद्य ऐतिहासिक या काशयुगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल थी, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, तो आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था, तो कुत्ता, कुत्ते को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है इतिहास का पिता कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, जो हड़प्पा है वह रावी नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खुदाई की गई थी, तो यह 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया था, हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण जनरल कनिंघम ने किया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल था, तो यह सुतका गिंडोर था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल था, तो यह था आलमगीरपुरा, जो कहाँ है उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरास्थल था, तो यह मादा था, जो कहाँ है जम्मू कश्मीर के अखनूर में है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल था, तो यह दाइमाबाद था, जो कहाँ है महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार कैसा है, तो यह त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था, तो यह व्हीलर ने कहा था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो यह लोथल था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो यह मृतकों का टीला है, जो आधुनिक समय में कहाँ है पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, तो बृहद स्नानागार है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बड़ी इमारत है, तो यह अन्नागार है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, तो यह लोहा धातु से अनभिज्ञ थे। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया का अर्थ,
मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जो आधुनिक समय में इराक में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, जो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी तो मातृ देवी की थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो यह पीपल का वृक्ष था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है तो यह धौलावीरा है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अगला प्रश्न है चावल का साक्ष्य मिलता है, चावल के साक्ष्य जो है वह रंगपुर एवं लोथल से मिलते हैं, जो कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है लिपस्टिक, काजल चार पहियों वाला गाड़ी के साक्ष्य मिले थे तो यह चौहदड़ों से मिले थे। अगला प्रश्न है कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य मिले थे तो कांसे की नर्तकी तथा पुजारी का भवन के जो साक्ष्य हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था तो यह कुबड़ वाला सांड था। यहाँ से आपके पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है पुलिस, जेल, कृषि, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रमुख विषय हैं तो यह राज्य सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, दंड संहिता प्रमुख विषय हैं, यह समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है तो यह जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है तो यह भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में की गई है। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म हुआ हो। कोई भी व्यक्ति है वह भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत में हुआ है तो। अगला प्रश्न है भारत के लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो भारत के 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है भारत के लगातार कम से कम कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त होती है? तो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या थी तो यह 7 थी, वर्तमान में 6 है। अगला प्रश्न है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार यह विधिक अधिकार बन गया है, जो इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का में है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत किया गया है तो यह अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अर्धसंघी संविधान कहा है तो व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघी संविधान कहा है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासत थी तो 542 थी। अगला प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है तो यह अनुच्छेद 19A में है। अगला प्रश्न है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है तो यह महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है लोकसभा भंग तथा मृत्यु दंड क्षमा कर सकता है तो यह राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे तो यह नीलम संजीवा रेड्डी थे।
अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है तो 14 दिन पूर्व दी जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया था तो पंजाब में किया गया था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा तो पंजाब में रहा था। कब से कब तक तो 1987 से 1992 तक। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 6 माह तथा अधिकतम अवधि होती है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है तो यह राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति तथा उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल महान्यायवादी तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है संसद का निम्न तथा उच्च सदन कहलाता है। संसद का निम्न सदन लोकसभा तथा उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। अगला प्रश्न है राज्यसभा या लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होता है तो 6 माह का होता है। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक 2 साल पर करते हैं। अगला प्रश्न है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रखती है तो यह केवल 14 दिन तक रखती है। इसका वर्णन 110 अनुच्छेद 110 में वर्णित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।